नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। कहते हैं न्याय में देरी भी अन्याय है। न्याय समय पर मिले तो उसकी प्रासंगिकता है, लेकिन देर से मिला न्याय प्रासंगिकता खो देता है और कई बार न्याय की राह देखते देखते जीवन ही खत्म हो जाता है। स्वतंत्र भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब न्याय मिलने में देरी के कारण न्याय मांगने वाले की मौत ही हो गई। जमीन और जायदाद से जुड़े कई मुकदमे 50-50 साल बाद भी नहीं सुलझ पाए। कई पीढ़ियां गुजर गई लेकिन न्याय नहीं मिला। जब पीढ़ियां गुजरने के बाद भी न्याय नहीं मिलता है तो अन्याय ही कहलाता है और यह अन्याय अक्सर उसी के द्वारा होता है जिस पर न्याय देने की जिम्मेदारी है। यही कारण है देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। यदि ये मान लिया जाए कि एक मुकदमे से औसत 2 व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो इस देश में 10 करोड़ लोग न्याय में देरी से पीड़ित हैं। यह संख्या तो केवल एक न्यूनतम संख्या है। पीड़ित व्यक्तियों की संख्या इससे 3 गुना ज्यादा भी हो सकती है। यानी देश का हर 5वां व्यक्ति न्याय में देरी के कारण अन्याय का सामना कर रहा है। इसके बहुत से कारण हैं। न्यायाधीशों की कमी, अदालतों की कमी के अलावा न्याय प्रणाली के भीतर भ्रष्टाचार और दूसरी कई खामियां अदालत में मुकदमों के ढेर लगा रही है। आखिर ये कब तक चलेगा? सुलभ और त्वरित न्याय कब उपलब्ध होगा? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। एक तरफ तो न्याय मिलने में कई बार आधी सदी की देरी हो रही है, दूसरी तरफ देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। यदि एक मुकदमे से जुड़े औसत व्यक्तियों की संख्या 2 ही मान ली जाए तो इस देश के 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो न्याय के लिए भटक रहे हैं। ये बड़ी संख्या है। संसद में जारी शीतकालीन सत्र के दौरान देश की अदालतों में लंबित मुकदमों की इस संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया है कि 1 दिसंबर तक देश के विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ 8,85,856 मामले लंबित थे। इनमें से सभी 25 उच्च न्यायालयों में लंबित 61 लाख से अधिक मामले शामिल हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित कुल 80,000 मामले शामिल हैं। देश के जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4.46 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इतने लंबित मामलों के बाद भी भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 26,568 है। शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। वहीं उच्च न्यायालयों में ये आंकड़ा 1,114 न्यायाधीशों का है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25,420 है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा भेजे गए न्यायाधीशों के नियुक्ति के लिए 130 प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 12 दिसंबर तक 81 प्रस्ताव सरकार के स्तर पर प्रक्रिया के विभिन्न चरण में है। वहीं शेष 42 प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के विचाराधीन है। 201 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय के कॉलेजियम से सिफारिशें अभी नहीं मिली है। तो हकीकत ये है कि मामले ज़्यादा हैं और न्याय देने वाले कम। और अगर आंकड़ों पर नज़र डालिए तो कई ऐसे मामले हैं जिनमें लोगों की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है उस मामले में न्याय पाते पाते, और कई ऐसे मामले भी देखे जब न्याय मिला तो ज़िंदगी ही नहीं थी। खैर, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लेट लतीफ़ी को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है या न्याय मिलने में देरी के पीछे की वजहें क्या हैं। तनुज दीक्षित जी वकील हैं हाईकोर्ट के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज जी का स्वागत। जी के पाठक रिटायर्ड आईपीएस हैं। पाठक जी आपका भी स्वागत करती हूँ। उमाशंकर तिवारी जी समाज सेवी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी सर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं तनुज जी आपसे समझना चाहूँगी, न्याय प्रणाली और बाद में कोर्ट तक पहुँचते मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब हम बात करें न्यायाधीशों की तो संख्या, मामले जितने हैं उतने जो हमें न्याय देने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे हमने रिपोर्ट्स में भी दिखा, आंकड़े भी बताए कि अगर एक मामले से अगर 2 लोग जुड़े हैं तो 10 करोड़ की आबादी कम से कम ऐसी होगी कि जो न्याय के लिए अभी इंतजार कर रही हैं। और इसी सिर्फ ये अगर एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे मामले हैं जिनमें हम देखते हैं कि हर 5वां व्यक्ति कहीं ना कहीं न्याय मिलने के लिए इंतजार ही कर रहा है। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं और इसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? देखिए पारुल जी, मैं आपको सूचना करता हूँ
अधिकतर मामले जो पेंडेंसी में जाते हैं उनके पीछे ये होता है कि कोर्ट्स कोई भी जल्दबाजी में कभी भी जजमेंट्स नहीं सुनाती हैं, ना कोर्ट्स कभी इमोशनली सेंटिमेंट्स के साथ जजमेंट सुनाती हैं। कोर्ट बिल्कुल। लॉ पॉइंट से आप क्या उसमें लिटिगेशन है और उसमें आप कितना, देखिए क्या होता है, आपने कई फिल्म्स देखी होंगी, कई सारी मूवीज में आप देखते हैं कि एक लास्ट मोमेंट पे भी कोई डॉक्यूमेंट आता है और केस का जो रुख है बदल जाता है। वो सिर्फ पिक्चरों तक सीमित नहीं है, वो एक्चुअल लाइफ में भी, कोर्ट्स में भी इम्प्लीमेंट होता है। काफी सारे अहम सबूत, अहम कोई ऐसे मतलब गवाह या कोई ऐसी चीज जो आकर के किसी भी केस को किसी भी समय टर्न कर सकती है। और कई बार गुनहगार सामने होने के बाद, आरोपी पास सामने होने के बाद में भी उसको सजा इसलिए नहीं मिल पाती है कि उसके विरुद्ध कोई भी सबूत पुलिस के द्वारा या अन्य किसी जो फरियादी इसके द्वारा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में भी कई बार जो है जो न्याय है वो न्याय प्रक्रिया स्लो हो जाती है और एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। कोई भी, देखिए क्या होता है, जब कभी भी हम न्यायालयिक कार्यवाही करते हैं जजेस के सामने, तो उसके अंदर एक प्रोसीडिंग का एक सिस्टम बना हुआ है। प्रोसीडिंग के अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस के बाद में डिसीजन जो है वो दैट इज इन फाइनल ऑर्डर जो आता है, दैट इज इन फाइनल स्टेज। तो हम डायरेक्टली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द फाइनल स्टेज ऑन द डे वन, बिकॉज हमको तो सारी प्रोसेस, सारी जो प्रोसीडिंग्स है, जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स होना है उस तरीके से ही उसको करा जा सकता है और न्यायालय भी उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट करती है। जी, आपका कहना सही है तनुज जी, क्योंकि बेगुनाह को गुनहगार ना माना जाए ये भी ज़रूरी प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में जितनी देरी होती है उसमें हम ये भी कई एग्जाम्पल्स हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं कि कई ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें उम्र निकल जाती है। किसी गंभीर मामले में अगर कोई कैदी जेल में बंद है और वो सालों साल चल रहा है और फिर वो निर्दोष पाया जाता है, तो उसकी आधी जिंदगी तो जेल में ही कट गई ना, फिर उसे क्या कहेंगे आप? वो किस तरह का न्याय हुआ? देखिए अगर कोई गंभीर आरोप है, गंभीर मामले हैं, तो आज के समय में पहले जैसी प्रोसीडिंग्स नहीं होती है। अब न्यायालयों ने विशेष रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा भी अलग से बनाई है, जिसमें गंभीर प्रकरणों की सुनवाई अलग से की जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ही ये है कि जल्द से जल्द उन पर सुनवाई कर और कार्रवाई की जाती है, जितना जल्दी 6 महीने से लगा करके 2 साल के अंदर उसको खत्म किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अब जो न्यायालयिक व्यवस्था है उनमें काफी सुधार है, पहले से काफी डिफरेंस है। और तो ये जानते हैं जैसे कि 1963 में सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, जस्टिस टू डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हम लोग देखिए उस चीज को मान के बैठे हैं कि हाँ ठीक है, जो जस्टिस डिले हुआ है तो डिनाइड माना जाता है। लेकिन स्टिल मैंने आपसे यही कहा कि सारे पक्षों को, सारी चीजों को अगर किसी केस के अंदर जज के द्वारा अगर ध्यान नहीं रखा गया तो भी निश्चित रूप से वो एक गलत डिसीजन हो सकता है। और ऐसे में जो हम सोचते हैं किसी की भी लाइफ ऐसे भी खराब हो सकती है। तो बेटर है कि हम जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करते हुए जो केस के सारे सबूत हैं, जो सारे एविडेंसेस हैं, जिनके गवाह हैं, उनकी सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद जो फैसले होते हैं काफी कारगर साबित होते हैं। जी ठीक है, DK पाठक जी हमारे साथ बने हुए हैं। पाठक जी आप क्या मानते हैं, क्योंकि अभी तनुज जी का कहना है कि ऐसी प्रोसेस है कि गंभीर मामले अगर हैं तो उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर जल्द से जल्द उस पर न्याय मिल सके, ये प्रक्रिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आंकड़ों पर नजर डालिए तो अलग अलग अदालतों में 5,08,85,856 मामले लंबित पड़े हुए हैं सर। देखिए, जो एक तो आपका जो परसेप्शन है, जो जर्नलिस्टिक परसेप्शन है, उससे मैं पूर्णतः असहमत हूँ जी। ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जो 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है उसके 90% केसेस लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग। लोअर कोर्ट्स में अब ये तर्क दिया जाता है कि साहब पेंडिंग इसलिए है कि आपने पहले बताया कि साहब जजेस की कमी है, और दूसरा एक बताते हैं कि साहब 5,000 ऐसे जजेस हैं जिनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, और बोलते हैं 40,000 जो लोअर कोर्ट में उनके लिए कर्मचारी नहीं है। ये इश्यूज हैं, लेकिन मेरा कहना है कि लोअर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट भी हाई कोर्ट ही करती है। उनको चाहिए कि अपने केसेस को 100% फुलफिल रखें। और दूसरा देखिए एक बात हो, प्राइमरी जजमेंट जो होता है वो लोअर कोर्ट द्वारा तय होता है। यानी कि जैसे आप बता रहे हो कि किसी को फांसी की सजा हुई तो लोअर मतलब जो एडीजे कोर्ट है या उनमें या डीजे कोर्ट है उनके द्वारा ये सजाएं घोषित होती हैं। अब जो 90% लोगों को 95 मान के चलिए, 90 में मैं कम बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तो 95% का सुधार तभी हो सकता है
जबकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में सिस्टम अच्छा हो जाए, यानी कि एक तो जजों की कुर्सियां भरी रहे, नंबर 1। दूसरा, एक और आपने देखा होगा कि पुरानी परंपरा 70-75 साल से ये है, एक समन जाता है थाने को, थाने वाला उसको तामील करता है, तामील करके फिर वो अदम तामील आया, फिर वारंट निकला, गिरफ्तारी वारंट निकला, स्थायी वारंट निकला। तो आज का जो है टेक्निकल जमाना है, जिसको आप मान रहे हो, ये थानों में भी कर दिया गया है कि आरोपियों के भी, थाने के भी, सबके मोबाइल नंबर उससे लिखे जाएं। अगर वो ईमेल द्वारा और या मोबाइल द्वारा अगर वो उसको नोटिस सर्व हो जाता है तो बहुत सा समय बीत जाएगा। नहीं तो आपको ये जो बता रहे हैं ना, एक केस में 5-5 साल इसलिए लगते हैं, कम से कम 1 साल मान के चलिए उनके समन वारंट तामीली में लग जाता है। दूसरा क्या है कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन में जी रहे हैं। तो अगर उसने 40 साक्षी रखे हैं तो उनका परीक्षण उतना करना मैं नहीं जरूरी समझता हूं। अगर वैज्ञानिकता में एक केस मुझे याद है, मैं एक जिले में एक रेंज में डीआईजी हुआ करता था, उसमें 10 गवाह हॉस्टाइल हो गए थे, 10 गवाह हॉस्टाइल हुए थे, मात्र साइंटिफिक रिपोर्ट के आधार पर उस रेप के केस में सजा सुनाई थी। तो मेरा कहना, हम साइंटिफिक एरा में जी रहे हैं और हमें सबको, चाहे जुडिशरी हो चाहे पुलिस हो, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से हम आगे चलें। तो ये हम 5 करोड़ से, गारंटी आपको बता रहा हूं मैं, 2 साल में हम इन पे 1 करोड़ पे आ जाएंगे। लेकिन कमिटमेंट चाहिए, उसके लिए डिसीजन मेकिंग चाहिए, उसके लिए थोड़ा टेक्नोलॉजी भी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि समन वारंटों के चक्कर में 1.5, 2 साल एक केस को लगता है। तो बहुत चीजें हमको सुधार करनी पड़ेंगी, तभी हम नहीं तो हम ये कहें कि साहब ए से कहिएगा तो हमारे पास संसाधन कम है, हम इसलिए नहीं कर पाए। बी से कहेंगे साहब, वो कहेगा कि हमारे पास संसाधन नहीं है। आपके पास जितने संसाधन है उतने बहुत अच्छे हैं। इस छुट्टियों का लेवल कम करिए, अगर आपके पास बर्डन है तो आप अपने ऐसो आराम को कम करिए और सिस्टम को सुधारिए। ये तो जो सिस्टम के अंदर है उनकी जिम्मेदारी है। राष्ट्र के प्रति जितना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, जितना लेजिस्लेटिव की जिम्मेदारी, उतनी जिम्मेदारी जुडिशरी की भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तनुज जी, आप कितना सहमत है इस बात से? देखिए, मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ कि देखिए, जिम्मेदारी जरूर हो सकती है, लेकिन मैंने आपसे यही चीज कही, भले जजेस की संख्या बढ़ भी गई, कोर्ट्स की संख्या बढ़ भी गई, तो मैंने आपको बताया जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम एंड अ प्रोसेस जो आपको फॉलो करना पड़ेगी। स्टेप्स आर देयर। आप डायरेक्टली डे 1 पे किसी का भी जजमेंट किसी भी माध्यम से नहीं सुना सकते हैं। आपको उस केस की पूरी सुनवाई करना पड़ेगी। उस केस की प्रोसीडिंग्स ही इस तरीके से होती है कि आप बयान लें, बयान का क्रॉस होता है, क्रॉस में सच्चाई सामने आती है, कुछ उसके साक्ष्य होते हैं, उसके कोई एविडेंस होते हैं, उसमें कोई अदर एस्पेक्ट्स होते हैं, कोई रिपोर्ट्स होती है, कोई गवर्नमेंट की उसमें जरूरत पुलिस थानों से या यहाँ से सब जरूरत पड़ती है। तो ऐसी अलग अलग मामलों में अलग अलग चीजों की सुनवाई होती है। हर केस को एक रूप से, एक ढंग से नहीं देखा जा सकता है। और जो बहुत गंभीर प्रकरण है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो आज के समय में उपलब्ध है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिसकी जल्द से जल्द कोशिश करके उसके फैसले सुनाए जाते हैं, तो वो सुविधा हमारे यहाँ है गंभीर प्रकरणों के लिए। लेकिन जो रेगुलर न्यायालयीन प्रकरण है, अगर सभी इस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे तो चलना चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक ही वजह है, जो प्रोसीडिंग्स है। जैसे आज सर ने समन की बात करी, तो डेफिनेटली अगर सपोज करके 138 का मामला है, चेक बाउंस का मैटर है, कुछ भी मैटर होता है, तो आपको जब समन आप इश्यू करते हैं तो आपको 3 बार तो उसको चांस देना ही पड़ता है ना। अब यू कैन नॉट डू लाइक दैट कि पहली बार में आप उसका नॉन अवेलेबल समन आप रिलीज करते हैं कोर्ट के द्वारा। तो पहले अवेलेबल जाएगा, समन जाएगा, अवेलेबल वारंट जाएगा, फिर नॉन अवेलेबल पे बात करते हैं। तो देखिए, जो 2-3 चांसेस टेक्स टाइम। अगर अनुमति हो तो थोड़ा सा मैं इनके उसमें जोड़ना चाहूंगा। जी के पाठक जी आ रही, ठीक है जी, कहिए जी पाठक जी कहिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो वकील साहब बोल रहे हैं, मैं इससे असहमत नहीं हूँ। मेरा कहना यह है कि आप 4 बार अदम तामिल मानिए, समन करिए, लेकिन आज की टेक्निक को आपको अडॉप्ट करना पड़ता। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आपको समनों की तामिल में भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आपका पूरा जुडिशियल सिस्टम अब ऑनलाइन आ गया, नंबर 1। दूसरी चीज आपको, वकील साहब आप शायद इससे सहमत होंगे कि आपके जो 95% केसेस जो आपके कोर्ट में, उसमें से मात्र 5% जो है वो हीनियस ऑफेंसेस हैं, और मात्र 5। बाकी जो है ऐसे केसेस हैं 293, 50323 हैं,
और 420 के भी हैं, और अमानत में खयानत के हैं। देयर आर सो मेनी केसेज, एक्सीडेंट के हैं, और आप उनको जोड़िए तो 323, 324, 325 के भी हैं। तो मेरा केवल सबमिशन ये है कि हम, जैसे आप जब लोक अदालत लगती हैं, इतने लाख केसेज हम निकालते हैं, जब तक हम आईपीसी में, मैं ये केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आईपीसी में अब संशोधन हो रहा है, सीआरपीसी में संशोधन हो रहा है, और एविडेंस एक्ट में संशोधन हो रहा है। इस पे भी मैंने एक ड्राफ्ट भेजा था कि भाई ये प्रोसेस जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, इस प्रोसेस से हम 145 करोड़ की जनता को डील करते हैं, उनको हम कानूनी दाव पेचों के साथ आप लोगों ने कानून के बारे में जानकारी दी, क्योंकि आप दोनों ही ताल्लुक रखते हैं। लेकिन एक समाज के परिप्रेक्ष्य से अगर एक आम शख्स है और उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसने, वो पीड़ित है या किसी पर केस दर्ज हुआ है, किसी को फंसाया गया है, तो वहां जाकर एक आम जनता तब परेशान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि ये सारी चीज़ों का उसको आना जाना कोर्ट की तरफ या किसी और जगह पर उसको जाके अपने हेयरिंग लेनी पड़ रही है, उसके ऊपर क्या बीतती है। समाज से भी उमाशंकर तिवारी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, माफ़ी चाहूँगी उमाशंकर जी, लेट हो गए आपके पास आते आते। क्या बताएंगे आप, एक आम जनता की आवाज़ अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप लॉ में तो ये बताया जा रहा है कि अगर तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं, लेकिन तब भी अगर आप कोर्ट की नज़र से देखें, जज की नज़र से देखें, तो उन्हें भी न्याय करना है, वो भी सारे पहलुओं पर देखेंगे। क्या मानते हैं? देखिए मैडम, अभी आपने बताया था 5,08,85,856 केस हैं देश में। इसमें एक केस बढ़ने वाला इस जनवरी में, और वो मेरा केस है ना। क्योंकि न्याय जब नहीं मिलता है और पुलिस की जो कार्रवाई होती है, मेरे ऊपर एक महिला ने झूठी एफआईआर दर्ज करा दी, पुलिस ने बगैर जाने समझे उसकी एफआईआर दर्ज कर ली। मेरे द्वारा उस महिला के बताया गया, मेरे घर के सबूत दिए गए, सारे कैमरों के सबूत दिए गए कि उस समय से उस समय तक मैं घर पर ही था, और भी लोगों ने, गवाहों ने, सब जगह जा जाके हमने आयुक्त महोदय को, सबको, मंत्री जी को और कई संगठनों ने जो इसको लेकर ज्ञापन दिए, लेकिन नहीं सुनवाई हुई। पुलिस ने ले दे के, क्योंकि प्रभाव ऊपर से उस पर दबाव था, अब एक ऐसा केस बढ़ेगा। ऐसे हजारों केस अदालतों में बढ़ रहे हैं। बात न्याय और अन्याय की नहीं हो रही है, बात केस बढ़ने की हो रही है। दूसरी बात हो रही है कर्मचारियों को जो मामले होते हैं, चाहे वेतन वृद्धि का हो, चाहे 30 जून को रिटायर वाला हो, अगर एक कर्मचारी का फैसला आ गया तो हर कर्मचारी को अलग अलग अदालत में जाना पड़ता है। अगर पुलिस के प्रमोशन नहीं हो रहे तो हर पुलिस कर्मचारी को जाना पड़ेगा। अगर कोई स्थायी नहीं हो रहा है, एक को जजमेंट दे दिया न्यायालय ने, और ये बार बार कह रहा है न्यायालय और अधिकारी भी ऊपर से निर्देश हुए कि एक से प्रकरणों में बार बार न्यायालय ना जाना पड़े पीड़ित को, कर्मचारियों को, तो ऐसे लाखों केस कम हो सकते हैं पूरे देश में। तो इसमें न्याय अन्याय की बात नहीं, जो केस में बढ़ रहे हैं, केस कम कैसे हो सकते हैं। दूसरा ये है, एक छोटी टिप्पणी आपकी बात पर मैं ले लेती हूँ 30 सेकंड में। पहले पाठक जी आप 30 सेकंड में बताइए क्या हल है उमाशंकर जी की बातों का आपके पास। देखिए, उमाशंकर जी की बातों का हल है कि एक तो ये उन्होंने बोला कि जैसे इनके खिलाफ एक एफआईआर हुई है, तो देखिए जब को बेसिकली महिलाओं से संबंधित अपराध है, अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी अपराध है, जो कमजोर वर्ग के अपराध है, उनका कायमी तो उनके खिलाफ अगर रिपोर्ट हुई तो होगी, लेकिन जो आपने कहा कि सारे साक्ष्य हैं, तो साक्ष्य के आधार पर उस केस को मेडिकल, मतलब जो फिर मेडिकल होगा, उसके बाद डीएनए टेस्ट होगा, उसके आधार पर अगर वो नहीं होगा, झूठी रिपोर्ट होगी, तो वो एफआईआर जाएगी या ईआर जाएगी, ईआर जाएगी। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि एक बात उन्होंने सही कही है कि ऐसा कर रही है सरकारें, ऐसा करती हैं काम टालने के लिए, जिसका फैसला आया उसी को न्याय मिलेगा। तो ये भी एक इनका कहना सही है, लेकिन ये इतनी ज्यादा संख्या नहीं है। संख्या जो ज्यादा पहले मैंने बोला था वो है उनका समाधान और कानून में परिवर्तन करके हमें लेना है। 30 सेकंड्स में मैं कहूंगा उमाशंकर तिवारी जी के द्वारा सबसे पहले एक चीज कहना गलत है कि सिर्फ मामले केस बढ़ते जा रहे हैं न्यायालय के अंदर, ऐसा नहीं है। आप केस इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप न्याय की उपेक्षा करते हैं। अगर आप न्याय की उपेक्षा ही नहीं करते तो फिर आप न्यायालय आ क्यों रहे हैं ऐसे केस? सर मजबूरी में जाना पड़ रहा है, मजबूरी में। अगर पुलिस कार्रवाई उधर ही खत्म कर देती तो जाते ही नहीं हम। न्यायालय आना पड़ेगा
और केसेस की संख्या नहीं बढ़ रही है। इस तरीके से केसेस कोई न्यायालय का समय व्यर्थ करने के लिए नहीं लगा सकता है, उसकी ठीक है। न्यायालय पर बहुत स्ट्रिक्ट लगा सकती है उसके ऊपर। दूसरा मैं देश possible हमारा state- हमें ये अधिकार देता है कि आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आप अदालत का, कोर्ट का या पुलिस के पास जाकर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसके तरह ये भी सच है तनुज जी, से मानना पड़ेगा कि कई लोग किसी को फंसाने के लिए भी मामले दर्ज करवा देते हैं और जब पुलिस को सबूत भी दिए जा रहे हैं तो फिर ये केस बनता ही नहीं था। नहीं पारुल जी, उसके लिए भी न्यायालय में ही आप बेगुनाह है नहीं अरे है भाई या मजबूरी में, केस मुझे तो है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है सर। हजारों लाखों केस होंगे सर, ठीक है, ऐसे क्योंकि लाखों समय केस इजाजत होंगे नहीं जो देता, मजबूरी मुझे में जा आप रहे लोगों से हैं। इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्याय में देर और अगर न्याय समय पर नहीं मिले तो उसे क्या कहेंगे आप? ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर चर्चाएं भी होती हैं, ये भी कि कई ऐसे मामले हैं जिनमें पीड़ित है लेकिन वो पीड़ित नहीं भी है। अगर वो कोई फर्जी केस दर्ज करवा रहा है किसी को फंसाने के लिए, तब भी आपको जो अगर जिसे परेशान भी किया जा रहा है वो निर्दोष भी है, तब भी उसे कोर्ट में ही जाकर ये साबित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में प्रक्रिया ही इस तरह की है कि कहीं किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, इसलिए न्याय के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। लेकिन बढ़ रहे मामले, इनके हल तो खोजने होंगे, वरना सालों साल केस चलते रहते हैं। प्रॉपर्टी के केसेस भी सालों साल चलते हैं, कई बार गंभीर अपराध मामले में भी केसेस सालों साल चलते हैं, और फिर ऐसे में जो पीड़ित है या जो निर्दोष है उसके साथ अन्याय हो जाता है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।